और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आरती और मैं हूं संजय। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कार्यक्रम जो होता है फोन इन कार्यक्रम होता है। हमारे ज्यादातर कार्यक्रम फोन इन होते हैं ताकि आपसे हम डायरेक्टली जो हमारे एक्सपर्ट आए होते हैं, विशेषज्ञ आए होते हैं, उनकी बात करवा सकें। लेकिन बात करने के लिए जब एक खास विषय हम लेकर आते हैं तो वो विषय ऐसा होता है जो सीधे तौर पर आपकी खेती से या फिर कहीं आपकी जीवन शैली से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और क्या आज का विषय का नाम बता देते हैं? चलिए, हम कद्दू वर्गीय फसलों की बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सभी श्रोता बंधुओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ, जैसे कि आपको इशारा दे ही दिया है, बता ही दिया है हमने कि जो ये समय चल रहा है, ग्रीष्म काल का समय चल रहा है, इसमें जो बेल वाली सब्जियां हैं या फिर कहें जो इस मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं उनकी देखभाल हम किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा एक जब खाने के लिए थाली सज कर आती है, सामने आती है थाली, तो जो सब्जियों का पार्ट होता है भाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे पोषक की दृष्टि से देखें, उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें। तो डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि जब हम इस मौसम की सब्जियों की बात करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डालती हैं, कितनी हमारे लिए जरूरी होती हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए भी ये किस तरीके से फायदेमंद है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ते तापमान में लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां खोज रहे हैं। और जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो जैसा आप जानते हैं, खीरा है, लौकी है, करेला है, तोरी है, चिकनी तोरी और धारीदार तोरी है। उसके बाद कद्दू होता है जो सीताफल के रूप में है। और इसके साथ साथ जो खरबूज और तरबूज, कई लोग उसको फल भी समझते हैं, लेकिन वो भी चूंकि सब्जियों की तरह ही उगाई जाती हैं, इसीलिए जब हम बेल वाली फसलों की बात करते हैं या कद्दू वर्गीय की बात करते हैं तो उसमें ये भी आती हैं। यानी सिर्फ कद्दू वर्गीय में भी 10-15 अलग अलग विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। जैसे गर्मी के मौसम में इनका क्या लाभ है? सबसे बड़ा जो लाभ है, इसमें 90 से 95% इसमें जल होता है। लेकिन जल के साथ साथ ये जो मिनरल्स होते हैं, यानी जो लवण होते हैं, ये लवण से भरपूर होते हैं और इनमें विटामिन ए की भी मात्रा और विटामिन सी की भी मात्रा इसमें काफी पाई जाती है। जैसा आप ये भी देखते हैं कि जब हम बहुत गर्मी में, अगर हम किसी कारण से अगर बहुत परेशान हो और अगर आप थोड़ा सा अगर आप तरबूज खा लेते हैं तो आपके मूड को ये बदल देगा, इसलिए इसको हम मूड फूड कहते हैं। जी। तमाम और भी इसके फायदे हैं। अगर मैं बताऊं, जैसे बहुत लोग सिर्फ तरबूज का जो हम लाल हिस्सा होता है उसी को हम खाते हैं, क्योंकि आमतौर पे वो मीठा होता है, लेकिन उसके पीछे जो सफेद रंग का हिस्सा होता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। उसमें एक सिट्रुलिन पाया जाता है जो सिर्फ तरबूज में ही पाया जाता है। और जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज होती हैं, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, इस सब में वो काफी फायदेमंद होता है। जो करेला है, लौकी है, इसको हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए फायदेमंद। तो वो मतलब खा सकते हैं तरबूज? वो भी तरबूज भी खा सकते हैं और खरबूज भी। खरबूज की एक और मैं आपको खास बात बताऊं, जैसे जो इसको हार्ट हेल्दी फूड कहा जाता है। यानी जब हमारे बॉडी को सोडियम कम मात्रा में चाहिए, पोटासियम अधिक मात्रा में चाहिए। ये जो होते हैं इसमें सोडियम नगण्य होता है, पोटासियम की मात्रा अधिक होती है। जो तरबूज होता है उसका रंग लाल होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, यानी ये एंटी कैंसरस भी होता है। अभी तक हम सोचते थे टमाटर में सबसे ज्यादा लाइकोपीन होता है, लेकिन टमाटर से भी अब अधिक लाइकोपीन तरबूज में होता है। तो ये हमारे दूसरी चीज है कि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है, जो भी हमारे जैसे हृदय के लिए ये सबसे फायदेमंद ये सब्जियां होती हैं। और एक चीज मैं और इनको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लो कैलोरी फूड चाहिए,
यानी आपको खाना तो खाना, जो बहुत सारे लोग हैं जो मोटापा के शिकार हो रहे जी, हैं, जी। खास करके जो शहरी क्षेत्र में है। अगर वैसे लोग अगर कोई भी कद्दू वर्गीय सब्जियां खाते हैं तो इनको कैलोरी बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी चीजें इनको भरपूर मात्रा में मिलती, इसके लिए ये फायदेमंद होता है। पोषक तत्व की एक चीज, आपने पोषक की बात कही जी। जैसे अगर हम करीब 200 ग्राम अगर हम खरबूजा खा रहे हैं, खास करके जो ऐसा खरबूजा जो जिसका गूदा जो होता है वो नारंगी रंग का होता है, तो आपको पूरे दिन के लिए जितनी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है और जितनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उससे करीब 130% आपको सिर्फ 200 ग्राम खरबूजा खाने से मिल जाता है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, खास करके अगर हम लेकिन आपने किसानों की भी बात पूछी थी, किसानों को किस तरह से फायदा होता है। जब आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, बहुत सारी अन्य सब्जियों को उगाना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सब्जियां जो हैं, जो किसान भाई अभी तोड़ के मार्केट में ले जा रहे होंगे, ये 35 से 40 दिन में तुराई इसकी प्रारंभ हो जाती है, चाहे लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, तोरी है, और उस समय से लेके 60-70 दिन तक, यानी 40-45 दिन तक किसान भाइयों को लगातार इनकम देती रहती है। इसमें वो किसान भाई अधिक मुनाफा कमाते हैं जिन्होंने या तो इसकी बिल्कुल अगेती बुआई कर दी थी, अगर पॉलीथीन वगैरह के स्ट्रक्चर में अगर उन्होंने इसकी सीडलिंग तैयार करी और जनवरी फरवरी में अगर लगा दी, तो उनकी क्रॉप ऑलमोस्ट अब वो काफी पैसा मुनाफा कमा चुके होंगे जी। इस प्रकार से ये किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद, यानी कम समय में ज्यादा फायदे वाली बात है यहाँ। जी भाई, देखिए डॉक्टर साहब ने तरबूज के, खरबूज के इतने सारे फायदे बता दिए जो स्वास्थ्य दृष्टि से तो है ही बहुत लाभकारी। और एक बात जो मुझे लगता है हमने भी जानी आज संजय, और मुझे लगता है हमारे बहुत से श्रोता जिन्होंने जानी होगी कि तरबूज खरबूज सिर्फ एक फल नहीं कहेंगे इसे, ये सब्जी है। सब्जी है, बिल्कुल जी। तो ये एक बड़ी एक रोचक जानकारी मुझे तो वही पता चली है, उम्मीद है आप सबको भी पता चली होगी। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि एक फोन इन कार्यक्रम है, तो आपको फोन नंबर्स बताते हैं ताकि आप फोन कर सकें और सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सके कि अगर आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो गर्मी में बोने वाली है, कहें इस वक्त जो इस मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, उनकी देखभाल में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो आप पूछिए डॉक्टर साहब से, यहाँ पर हैं अभी इस प्रोग्राम में और जरूर जवाब देंगे वो। तो फोन जी हाँ, नंबर है, बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं, आपको अगर किसी भी तरह की उसमें दिक्कत आ रही है तो आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर से इस वक्त खुले हुए हैं, और जो हमारे फोन नंबर है वो हम आपको एक बार बता दें, 23421081। जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो 011 लगाना नहीं भूले। जी हाँ। और आप चाहें तो हमें संदेश भी भेज सकते हैं, यानी मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज टाइप करने के लिए आप सबसे पहले लिखिएगा GOLD गोल्ड, स्पेस दीजिएगा, अपना संदेश लिखिएगा, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह का नाम भी भेजिएगा ताकि हमें पता चल सके आप कहाँ से अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी मौसम वहां का कैसा है, और ताकि डॉक्टर साहब सही जवाब दे सके। और भेज दीजिएगा 530110 पर। तो डॉक्टर साहब, जब तक हमारे श्रोताओं के फोन आ रहे हैं तब तक हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि जो इस मौसम में लगाई गई फसलें हैं सब्जी की या बेल वाली फसलें, जो उनको इस झुलसती जो गर्मी पड़ रही है या लू भी चल रही है, कई जगह लू के थपेड़े चल रहे हैं, तो किस तरह से बचाया जा सकता है, उनकी किस तरह से देखभाल करें। डॉक्टर साहब, एक लगता है कॉलर जुड़े हैं, तो हमारा प्रश्न बाद में पहले उनका पूछ लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नाम बताइए अपना। मैं सत्यम पाल मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खरबूजा और तरबूज को मतलब अपने जनरल पर्पस के लिए केवल अपने मतलब घर परिवार के हिसाब से बोना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा मतलब? जी जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप घर के पर्पस के लिए आप उगाना चाहते हैं तो ये दोनों फसलें जो है गर्मी की फसल है, और इसकी बुआई अगर आप मार्च के प्रथम सप्ताह तक अगर कर देते हैं तो ये सबसे अच्छी फसल है। लेकिन अगर आप तरबूज, आजकल कुछ ऐसी भी नस्लें आ गई हैं जो बिल्कुल 75 दिन से पहले नहीं पकती थी, लेकिन अब 60-65 दिन वाली भी आ गई हैं, तो इनको अगर आप दोबारा भी लगाना चाहते हैं, इवन मुरादाबाद, कन्नौज, संभल, इस आसपास के जो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान भाई हैं, तो जब बारिश बिल्कुल थोड़ी खत्म होने लगती है, यानी अगस्त के लास्ट में अगर आप इनको लगाते हैं, तो एक बार और आप इनकी फसल अगस्त के लास्ट में अगर आप लगाएंगे तो करीब करीब नवंबर के आसपास में इनको आप ले सकते हैं, जो बेमौसम की तरबूज आप उगा सकते हैं। उस समय में खरबूजा उगाना संभव नहीं होगा, लेकिन आप तरबूज उगा सकते हैं। बेमौसम का मीठा होगा क्या? बिल्कुल मीठा होगा। देखिए, जब आपने मिठास कहा तो मैं एक चीज और यहाँ बता दूं कि तरबूज और खरबूज की जो मिठास होती है वो इस बात पर निर्भर करता है कि रात और दिन के तापमान का अंतर कितना होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि जो रेगिस्तानी इलाका होता है या जो नदियों के रेत वाला इलाका होता है, वहां दिन का तापमान काफी अधिक होता है, 40, 42, 45 तक होता है, रात बिल्कुल
ठंडी हो जाती है। दिल्ली में क्या होता है, दिन भी गर्म होता है, रात भी गर्म होता है। इसीलिए दिल्ली में उगाया हुआ खरबूज और तरबूज कभी भी बहुत मीठा नहीं होगा। लेकिन अगर हम गंगा की रेत में या यमुना की रेत में या हम राजस्थान में या इन जगहों पे जैसे लेह लद्दाख में अभी लगाया जा रहा है, जो फसल अगस्त में तैयार होगी, दिन और रात का तापमान का अंतर जितना अधिक होगा, तरबूज और खरबूज की मिठास उतनी ही अधिक होगी। जी, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, सुनते उन्हें। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। सर, हमने सत्या की तोरी बो रखी है जी। क्या सत्या कंपनी का नाम है सर? कंपनी का नाम है सत्या का तोरी। धारीदार वाली तोरी या चिकनी तोरी सर? हाँ जी, एक तोरी हो वाली ना जी, वैसी तोरी है, वह काली वाली। हाँ जी हाँ जी, हाँ बताइए दिक्कत क्या है? सर, उसमें यह दिक्कत है, वो तिरछी टेढ़ी जार हो रही है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहला चीज हम ये करें कि हम जो बीज खरीदें वो बिल्कुल ही प्रमाणित संस्था से खरीदें। जैसे अगर आप हमारे पूसा संस्थान का अगर आप बीज लेना चाहते हैं तो हमारी एक प्रजाति है पूसा स्नेहा है, एक हाइब्रिड प्रजाति है पूसा श्रेष्ठा है। ये आप हमारे संस्थान से भी ले सकते हैं या जो नेशनल बीज निगम है, राष्ट्रीय बीज निगम, वहां से भी खरीद सकते हैं। और दूसरी एक चीज और है कि इनको लगाने का समय भी हमें बिल्कुल उचित समय में लगाना चाहिए। जैसे अगर हम मार्च में लगाते हैं तो इसमें परागन की समस्या नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कुछ किसान भाई बिल्कुल लेट लगाते हैं, जिससे वो चाहते हैं कि बेमौसम का तो हो, उन्हें फायदा तो होगा, लेकिन उस समय में बिल्कुल मधुमक्खियां परागन का काम कुछ जगहों पे नहीं कर पाती हैं अगर तापमान बहुत अधिक हो जाता है। लेकिन उनके लिए हम उनको ये बताएंगे कि कोई भी जो आप इंसेक्टिसाइड, अगर किसी बीमारी या कीटनाशक का प्रयोग आप जब भी उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाए तो सुबह के समय ना करें। अगर करना भी है तो शाम के समय करेंगे, जिससे कि मधुमक्खियां ज्यादा मात्रा में रहेंगी तो परागन वाली समस्या नहीं होगी। और अगर आप खेतों में थोड़ी नमी बना के रखेंगे, उससे भी जो मधुमक्खियां हैं सुबह के समय में अधिक परागन का काम करेंगी, तो आपकी जो समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि अभी हमने बात की फसल को किस तरह बचाया जा सकता है इस भीषण गर्मी में, लेकिन फसल बचाने के लिए किसान को खेत में उतरना पड़ता है, किसान ही जो है पूरी देखभाल करता है। तो इस मौसम में किसान भी अपनी देखभाल किस तरह करे, क्योंकि तुड़ाई करने उसे जाना है, सिंचाई करने जाना है, तो कहीं उस पे ही कुछ प्रभाव ना पड़ जाए, तो वो कैसे अपना बचाव करता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले हम अपना स्वास्थ्य रखेंगे ठीक, तभी हम फसल का भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और किसान भाइयों के लिए इसी समय में जब शुरू में भी गमछा जो होता है वो सबसे अच्छा हथियार होता है। कोरोना के समय में हम लोग किसान भाइयों को कहते थे उसी गमछा को सर पे भी बांधिए और नाक भी बांधिए। तो बिल्कुल जब भी किसान भाई अगर खेतों में जाते हैं तो जैसा आपने कहा वो गमछा बांध के जाते हैं। और इसमें क्या है कि हमको पानी डालने समय भी बिल्कुल सतर्कता बरतनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात के दिन का तापमान 45-40 डिग्री है, अगर तुरंत शाम हुआ और हम तुरंत अगर पानी डाल देंगे तो उसमें दिक्कत हो सकती है। 2-3 घंटे बाद, यानी जब तापमान थोड़ा कम हो जाए तब हम पानी डालें। या जिन किसान भाइयों के पास अगर ड्रिप की सुविधा है या अगर स्प्रिंकलर की सुविधा है, खास करके पूरा जो राजस्थान का इलाका है या जहां भी रेतीली भूमि है, वहां अगर हम स्प्रिंकलर से अगर हम इसमें पानी अगर हम डालते हैं तो आसपास का जो वातावरण होता है, जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, उसको भी ठंडा करके रखता है। तो वहां फसल लेने में हमें खास करके जो कद्दू वर्गीय होती है, और इसमें कद्दू वर्गीयों में क्या होता है, चूंकि इसकी दूरी हम 2 मीटर 3 मीटर पे हम लगाते हैं, क्योंकि इसकी बेल काफी फैलती है। तो अगर इसमें हम स्प्रिंकलर से अगर हम पानी देते हैं तो आसपास का जो वातावरण होता है उसमें भी थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है, जिस कारण से इसको हम अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगा, चूंकि आपने जो प्रश्न पूछा था, जो गर्मी में और क्या समस्या है। जब गर्मी ही सिर्फ रहे तो समस्या कम आती है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर एकाएक अगर बारिश की संभावना हो जाती है या किसी कारण से अगर नमी बढ़ जाती है, जो बारिश होने वाली है लेकिन बारिश हो नहीं पाती है, उस मौसम या बिल्कुल धूल भरी जैसे आज आप देख रहे हैं जिस तरह का मौसम बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि एकाएक किसान भाई देखेंगे कि उनके जो पत्ते होते हैं वो पीले पीले पड़ने लग जाते हैं या उस पर भूरे रंग के धब्बे आने लग जाते हैं, जिसे हम एक बीमारी होती है जो हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। यानी जो पत्ता होता है उसके निचले सिरे में पहले पीले धब्बे होते हैं, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं यानी भूरे रंग के, और 2-4 दिन के अंदर वो पूरे खेत में फैल जाता है। ये बहुत तेजी से फैलता है। तो जब भी किसान भाई देखें कि इस प्रकार का मौसम है कि नमी की मात्रा अधिक हो गई है, बारिश अगर 1-2 बूंद भी अगर गिर गई है या गिरने वाली है, तो प्रिकॉशन के तौर पे एक दवा आती है जो किसान भाई जानते हैं, डाइथेन M45। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से
बीमारी नहीं आई है तब भी अगर आप एक छिड़काव इसका कर देते हैं तो आपके खेतों में ये बीमारी नहीं आएगी। अगर किसी कारण से बीमारी आपके खेतों में ज्यादा आ गई है, आप इसका एक बार छिड़काव किए हैं तब भी अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो 1 सप्ताह के बाद आप दूसरी दवा जैसे रेडोमिल है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि पानी का प्रबंधन हमको सही ढंग से करना है कि अगर गर्मी जहां काफी है तो हर तीसरे चौथे दिन बहुत जगहों पे पानी डालने की आवश्यकता पड़ती है जी। और हम पानी बिल्कुल नालियों में डालते हैं। अपने खेतों में खरपतवार बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर हम खेतों में खरपतवार रखते हैं या जैसे एक घास होती है जो पार्थेनियम ग्रास होती है, जिसको हम कांग्रेस घास भी कहते हैं, बहुत ही हानिकारक घास होती है। इसकी घास के कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारे जो कीड़े होते हैं या वायरस जनित बीमारियां होती हैं उनको भी वो फैलाता है। बहुत सारे कीड़े भी उसमें रहते हैं। तो खरपतवार अगर हम अपने खेतों को अगर हम क्लीन रखेंगे तो हमें बीमारी भी कम आएगी, हमारे कीड़े भी कम आएंगे और हमारी फसल की पैदावार जो होगी वो भी अच्छी होगी। यानी सिंचाई का ध्यान रखना भी इस बढ़ती गर्मी में बहुत जरूरी है, हर फसल की तरह ही। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान पॉली हाउस खेती करते हैं और बहुत सारे किसान सामान्य तरीके से खेती करते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है? जी हाँ, पॉली हाउस में कुछ फसल होते हैं, जब हम अगर कद्दू वर्गीय फसलों की बात कर रहे हैं जी। जैसे खीरा है, खीरा आमतौर पे गर्मी की फसल है, लेकिन अगर हम जाड़े में खीरा उगाना चाहें तो हम पॉली हाउस के अंदर हम खीरा उगाते हैं। उसी प्रकार एक जैसे नेट हाउस होता है, जो जाली जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होता है, उसमें भी किसान भाई बनाए हैं और उनको अगर एक बार बनाए तो सिर्फ जाड़े में तो उगाएंगे, उसके बाद खाली तो नहीं रखेंगे। तो खीरे की 3-3 फसल किसान भाई पॉली हाउस और नेट हाउस में लेते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे कई बार पाउडरी मिल्ड्यू की एक समस्या आ जाती है, जिसमें पत्ते पे का एक पूरा सफेद रंग का पाउडर आ जाता है। तो उसके लिए कई बार किसान भाइयों को हम लोग बताते हैं कि आप बेविस्टिन है या रेडोमिल है, इसका आप स्प्रे करें। इसके साथ साथ जो सबसे एक बीमारी उसमें आती है, माइट की बीमारी आती है जी। जो पॉली हाउस में सबसे ज्यादा आती है या नेट हाउस में, और ये खीरे में भी आती है। और कुछ किसान भाई जो स्पेशल तरह का एक खरबूजा होता है जिसे हम सरदा खरबूजा कहते हैं, देखते होंगे आप, ऊपर से पीला पीला होता है जी। और वो 20 से 25 दिन तक वो मार्केट में टिकता है। उस खरबूजे को भी किसान भाई पॉली हाउस या नेट हाउस में उगाते हैं। तो उसमें जो माइट की बीमारी है, जो पत्ते के निचले सतह पे आता है और पूरी फसल जो एक दिन में आपको लगेगी जैसे जल गई है, उसके लिए वो स्पाइरोमाइसिफेन है, उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, या ऊमाइट है, जो भी माइट को कंट्रोल करने वाली माइटीसाइड है। इन दवाओं का छिड़काव उनको करना पड़ता है, जो बीमारी खुले खेतों में आमतौर पे नहीं आती है। वैरायटी में भी फर्क होता है। जो किसान अंदर जो लगाते हैं वो बीज रहित खीरा होता है। जैसे बाहर में पॉलिनेशन मधुमक्खियां करती हैं, अंदर में कोई पॉलिनेशन नहीं करता, तो बीज रहित खीरा की किस्म लगाते हैं। खरबूजा में या अगर करेला उगाते हैं तो उसमें उनको हाथ से परागन करना पड़ता है। जी। तो आप सुन रहे हैं साथियों कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज बात चल रही है ग्रीष्म काल में होने वाली जो बेल की सब्जियां हैं या फिर सब्जियां हैं, उनकी देखभाल किस तरह से की जा सकती है। एक कॉलर जुड़े हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं केशव बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रश्न क्या है आपका? डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि खरबूजा तरबूज लगाने का मौसम जो था, समय था, मार्च में था, तो क्या आपका कार्यक्रम मार्च से पहले आना चाहिए था? ये जरूरी था? क्योंकि अब जो भी किसान ये खरबूजा और तरबूज लगाएंगे वो लेट हो जाएंगे। और एक सवाल साथ में ये है कि ये तरबूज का लाल भाग तो खा लिया जाता है, कई जगह मैंने देखा है कि उसका सफेद भाग का जो गूदा है उसकी सब्जी बनाई जाती है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है उसके? जी, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए जो कार्यक्रम की आपने बात कही है, तो सर कार्यक्रम जो है हमारा मार्च में भी आया है बेल वाली सब्जियों को लेकर, कि उस टाइम जब बोने का समय होता है तो किस तरह से हम बो सके, क्या क्या सावधानी उस टाइम बरते। लेकिन अभी जो सब्जियां लगी हुई हैं उनकी क्या देखभाल करनी है, उस पर क्या ध्यान देना है, इस वक्त हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। बाकी सब्जियों की बात जो है जी वो हाँ, सर बिल्कुल आपने सही उनको फरमाया है कि इसमें बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो काफी परेशान होते हैं जब उनके यहाँ बीमारी और कीड़े आते हैं, इसीलिए हम लोग उनको ये सलाह देते हैं। और जैसा इन्होंने पूछा, इन्होंने आपने बिल्कुल सही कहा है कि अभी मैं किसान अभी बता भी रहा था मैं पहले कि जो लाल वाला गूदा होता है इसमें लाइकोपीन होता है, बाकी तमाम और चीजें होती हैं, लेकिन जो सफेद वाला पोर्शन होता है उसमें सिट्रुलिन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, और खास करके जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए अगर उसकी कोई सब्जी बना के खा रहे हैं या ऐसे कच्चा भी खा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसे हमें करना चाहिए। तरबूज या खरबूजा अगर ज्यादा मीठा और डायबिटिक पेशेंट खा रहे हैं तो उसे कोई नुकसान, क्योंकि थोड़ा खाए, थोड़ी मात्रा में। हाँ, इसमें क्या होता है, कैलोरी कम मिलती है।
जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इस कारण से ये सही होता है। जी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और साथियों जैसे कि हमने कहा आपसे कि हम खेती से जुड़े हर जो क्षेत्र होते हैं उससे जुड़ी हर खबर, हर बात आप तक लेकर आते हैं। तो देखिए, आने वाले 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है, और इस पर हमने कई लोगों से, हमारी सहयोगी जो उन्होंने बात की है, तो जो संध्या है हमारी सहयोगी, उन्होंने बात की है मधुमक्खी पालकों से, जो मधुमक्खी पालक है उनसे बात की, और साथ ही साथ जो ट्रेनर हैं मुटू मोहन, ये तेलंगाना से हैं, इनसे भी बातचीत की है। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, आइए सुनते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, 20 मई को हम मनाने जा रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, और इस अवसर पर कुछ किसान मित्र हमारे साथ जुड़कर अपने विचार साझा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार मैडम, मेरा नाम मुडू मोहन है, तेलंगाना स्टेट से हूँ। KVIC मास्टर ट्रेनर हूँ। 2017 से अभी तक मधुमक्खी पालन पर काम कर रहा हूँ। 2 तरह बीज पर मेरा काम चल रहा है, एक एपिस सेराना इंडिका और एपिस मेलिफेरा का। ये मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा है, ये थोड़ा यूरोपियन का बीज है, ये शायद बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाते हैं, इसको अपन कमर्शियल बीज बोलते हैं। ये रॉक बीज से थोड़ा सा छोटा रहता है और एपिस सेराना बीज से थोड़ा बड़ा रहता है। ये 3-4 किलोमीटर अंदर तक दूर जाके ये हनी कलेक्ट करके लेके आता है। एपिस मेलिफेरा का है। एक साल में इसका हनी अपन को एक बॉक्स से मिलता है 50 किलो से 60 किलो तक, और एक मक्खी बाहर जाके फिर रिटर्न उसका अंदर में आने तक हजारों फ्लावर्स तक वो पॉलिनेशन करके आते हैं। इसका साथ नेक्टार भी होता है और पोलान भी मिलता है, और फार्मर को भी पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरफ से करती है ये जो एपिस मेलिफेरा ब्रीड। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, क्या कि हनी वर्ल्ड डे मई 20 को है। बिना मधुमक्खी को कोई भी नहीं जी सकता है, ये बहुत सारा लोग को नहीं पता होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन बात बताया है साइंटिस्ट, जो मधुमक्खी अगर विश्व में अगर नहीं होगा 4 साल तक ही जी सकती है। मधुमक्खी पॉलिनेशन करने से ही अपन लोग जी रहे हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो धरती पर जो प्लांट सीड होके फ्लावर होके फल देता है, ऐसा हर प्लांट पर मधुमक्खी पॉलिनेशन करता है। मधुमक्खी अपना विश्व को बचा रही है। ये चीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइड ये डे हो रहा, ये बहुत खुशी का बात है। क्या है कि फ्लोरा बेस पर जाता हूँ, क्योंकि मेरा घर से मैं 400-500 किलोमीटर दूर में जहाँ उनको फ्लोरा मिलता है नेचुरल, वहाँ मैं जाके माइग्रेशन करके नेचुरल हनी निकालता हूँ और लोग को देता हूँ। इसका साथ साथ पोलान भी निकालता हूँ। पोलान ये प्रोटीन कंटेंट है, आगे रॉयल जेली भी करूंगा। मधुमक्खी का क्या है, हर मंथ पैसा आता रहता है, और युवा लोग अगर इसमें आएगा तो वो लोग और टेक्निकली काम करेगा और स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, और इसमें हनी का क्वालिटी और बढ़ाएगा, और युवा लोग इसमें आने में एक इंडस्ट्रियल खोल सकता है, क्योंकि मधुमक्खी में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो वेस्ट नहीं जाता है। हनी, रॉयल जेली, पोलान, प्रोपोलिस, वैक्स, हर चीज इसमें यूज है। और बी वैनम भी बहुत कास्ट रहता है। तो युवा लोग अगर इसमें आए और शामिल हुए और मधुमक्खी बॉक्स बढ़ाते रहेगा तो उस लोग को अपना भी फायदा होगा और रोजगार मिलेगा। क्या है कि जो सेरेना बीज है वो बहुत छोटा फ्लावर से लेती है, जितना छोटा फ्लावर होगा उसमें हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगा। ये फ्लावर पर वेरी होता है, कुछ यूनिफ्लोरा मल्टीफ्लोरा करके बोलते हैं। जो यूनिफ्लोरा स्पेसिफिक हेल्थ प्रिकॉशन के लिए काम आता है, जैसा आजवान हुआ और कुछ नीम हुआ, तुलसी हुआ
ऐसा कुछ स्पेसिफिक फ्लोरा रहता है, वो फ्लोरा से हनी आएगा तो अपन को स्पेसिफिक मिलेगा, लेकिन वो फ्लोरा का हिसाब से 20 सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा नीम पर, तुलसी पर मेलिफेरा काम नहीं करेगा, सेरिना काम करता है। तो सेरिना हनी बहुत ज्यादा कास्ट में मिलेगा, जैसा एक की 800 से 1000 रुपया तक बेच सकते हैं सेरिना का हनी। और स्टिंगलेस बीस है करके रहता, वो बहुत छोटा बीस है, उसका हनी 1 केजी 3500 से 5000 तक रहता है, क्योंकि वो हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टी स्टिंगलेस बीस पर रहता है। यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी जो बीकीपर है, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि अपन भी ये दुनिया के लिए आप शामिल है, सैनिक तरह फार्मर को भी हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, और अपना भी फायदा उठाए और देश को भी भला कर रहे हैं, पर्यावरण को भी। इसलिए ये पर्यावरण को हेल्प करने में जो शामिल है, इस चीज के लिए हम बहुत हैप्पी है कि हम भी हमारा जोड़ कुछ लगा रहे हैं दुनिया के लिए। मोहन जी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ में साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो भाई अभी आपने सुना, और विश्व मधुमक्खी दिवस जो है 20 मई को होने वाला है। मधुमक्खियां वाकई बहुत बहुत ज्यादा, मधुमक्खी पालन क्षेत्र जो है बहुत पनप रहा है, बहुत ज्यादा इसमें जो है लाभ भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, बेलदार सब्जियों में अक्सर देखा गया है फल मक्खी की समस्या होती है, तो इसमें किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे अभी हमने मधुमक्खियों की बात कर रहे थे कि मधुमक्खियों को हमें बचाना है, तो इसके लिए हमें कभी भी सिर्फ दवा का ही प्रकोप नहीं करना चाहिए। जब हम कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं, फल मक्खी से सारे किसान परेशान होते हैं, और ये जब ही फ्लावर आना शुरू होता है उसी समय से ये फल मक्खी हमारे फलों को छेद कर देती है जी। इसके लिए सबसे जो आसान उपाय है, ये एक मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप आता है, जिसे हम फेरोमोन ट्रैप कहते हैं। एक डिब्बा बना होता है जिसमें पीले रंग का होता है नीचे, ऊपर सफेद रंग का होता है। पीले रंग से जो मक्खियां होती हैं उसकी तरफ आकर्षित होती हैं, और उसके अंदर एक जो गुटका लगा रहता है जिसमें मिथाइल यूजिनॉल नामक केमिकल से उसको ट्रीट किया होता है। तो जो नर मक्खी होती है उसको ये लगता है कि मादा मक्खी उस डब्बे के अंदर है, तो उस डब्बे के अंदर चली जाती है और उसमें वो ट्रैप हो जाती है। इस प्रकार से हम सुरक्षित ढंग से हम इनका नियंत्रण कर सकते हैं। तो अगर किसान भाई अगर 1 एकड़ में कम से कम अगर 6-7 अगर ये लगा दे मिथाइल यूजिनॉल का ट्रैप, नहीं अगर मिल पा रहा है तो एक दवा है जो स्पिनोसैड नामक है, जो सुरक्षित दवा है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हम फल मक्खी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज और, तुड़ाई बहुत जरूरी होती है, उसकी तरीके भी थोड़े होते हैं, तो आप कुछ सुझाएं कि जो इस मौसम में पाई जाने वाली सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां हैं, बिल्कुल जो तुड़ाई का समय है ये सबसे जरूरी होता है। अगर हम जितना जल्दी, यानी अगर गर्मी बहुत है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग अगर हम तुड़ाई करते हैं तो उनको हम हीट से बचाते हैं, तो उनकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। जैसे अगर हम लौकी की बात करें, अगर लौकी पे अगर छोटे छोटे अगर रोए अगर दिख रहे हैं तो ये लगता है कि ये सही मौका है, ये उपभोक्ता भी उसको पहचानता है, ये लौकी अच्छी होती है। जैसे जब हम मार्केट ले जाते हैं, अगर लौकी अगर अलग अलग लौकी को अगर हम न्यूज़पेपर में अगर हम रैप करके अगर हम ले जाते हैं तो इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ जो होती है वो भी अच्छी होती है। जैसे अगर हम खरबूजे की बात करें, जब खरबूजा पकने का तैयार हो जाता है तो खुद ही वो उससे बेल से अलग हो जाता है, तो अलग होने वाला है उससे अगर थोड़ा पहले अगर हम उसको खुद से अगर अलग कर लें तो उसकी सेल्फ लाइफ 1-2 दिन बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी में जानना चाहेंगे कि बाजार तक इन फसलों को ले जाने में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? जी हाँ, बाजार में आप इनको क्रेट में ले जाएं, अलग अलग जो फल हैं उनको आप न्यूज़पेपर में रैप करके ले जाएं, जिससे फल एक दूसरे से टकराए नहीं और उसमें धारियां ना आए, गनी बैग में ना ले जाएं। तो इस प्रकार से आप उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जी, तो ये आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक चीज और है जो मेरे मन में कि तरबूज खाएं तो मीठा निकले, इसके लिए कोई पहचान? जी हाँ, बिल्कुल ये पहचान की जरूरत होती है जब किसान भाई उसको तोड़ते हैं, कैसे हम इसकी मैच्योरिटी को हम पहचानते हैं। उसके जो जब तरबूज जहाँ लगा होता है वहां पे एक डंठल होता है, वो अगर जब सूखने लगता है एक तो ये निशान होता है। जब तरबूज, वो मैं आपको किसानों को बता रहा हूँ, उस पे हार्वेस्ट करना चाहिए। आम उपभोक्ता क्या देखता है, जैसे जो तरबूज आप खरीदते हैं, अगर बिल्कुल हरे रंग का आजकल तरबूज आता है आइस बॉक्स, लेकिन अगर उसमें थोड़ा भी अगर पीलापन अगर पिछले हिस्से में अगर है तो ये तरबूज के पके हुए की निशानी है। अगर आप उसको थप उस पे अगर आप साउंड करते हैं और ये मेटेलिक साउंड देता है तो इसका मतलब तरबूज आपका अच्छा पका हुआ और मीठा भी होगा। जी, तो बेल वाली सब्जियों में आज लगता है तरबूज हमारा मेन हीरो रहा है, लेकिन उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को बहुत इससे लाभ पहुंचा होगा आज की जानकारियों से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का, सभी श्रोताओं का। फिलहाल आज के लिए मुझे आरती को और मुझे संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।